दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो आपकी जनरल लाइफ से लेकर आपके एग्ज़ाम तक हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा महत्व रखती है, हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस सब्जेक्ट को हम मजाक मजाक में अच्छे से पढ़ेंगे, फिर डायग्राम से पढ़ेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। इस सब्जेक्ट का नाम है आपका भूगोल। ये भूगोल हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। भूगोल हमें आता है और नहीं आता है, उसमें बहुत सारे डिफरेंस है। मेंटली हमें भूगोल आना चाहिए, और चाहे वो एग्जाम के पर्पज़ से हो या किसी और पर्पज़ से। तो आज हम भूगोल को स्टार्ट करते हैं। भूगोल को बोलते हैं हम जियोग्राफी। तो जियोग्राफी को हम स्टार्ट करते हैं आज। जियोग्राफी, जियोग्राफी इसे बोलते हैं भूगोल। आप सबने सुना होगा भूगोल के बारे में। भूगोल में हम सुनते हैं हमारा इंडियन जियोग्राफी या वर्ल्ड जियोग्राफी। दो तरह की जियोग्राफी होती है। मेनली हमने देखी है भूगोल में, जो हमारे एग्जाम में आती है। जो एग्जाम में क्या आती है हमारी, एक तो आती है इंडियन जियोग्राफी, इंडिया जियोग्राफी, और एक आती है आपकी वर्ल्ड जियोग्राफी। हर एक टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पर्पज़ से। भूगोल है हमारा, एग्जाम के पर्पज़ से हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। और ये सब का आपके लिए मेनली एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी के लिए है। ऐसे जो एग्जाम होंगे उन सब के लिए ये टॉपिक है। वैसे आपका सभी एग्जामों के लिए जो मेन है वो ग्रुप डी, एनटीपीसी और एसएससी के लिए है। जो हम बात कर रहे थे जियोग्राफी की, जियोग्राफी में बात कर रहे थे भूगोल, उसमें इंडियन जियोग्राफी की और एक वर्ल्ड जियोग्राफी की। अब दोनों में अंतर कितना है, हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया की जियोग्राफी। वर्ल्ड जियोग्राफी मतलब जो हमारा वर्ल्ड है, विश्व, उसके बारे में जानकारी। वैसे हमें जो पढ़ेंगे हम, वो सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे हम किसके बारे में, इंडियन जियोग्राफी, मतलब भारत का भूगोल। और ये क्या होता है वर्ल्ड जियोग्राफी, विश्व का भूगोल। अब इन दोनों को हम पढ़ेंगे। अब भारत के भूगोल में देखो, सिंपल चीज़ हमें डीपली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि भारत के भूगोल में डीपली चीज़ पूछता है। और वर्ल्ड के में जो आपके एग्जाम के पर्पज से इतनी ज़्यादा डीपली चीज़ें नहीं आएंगी, तो वर्ल्ड की चीज़ें हम पढ़ेंगे, पर नॉर्मल चीज़ें वर्ल्ड की हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंडियन जियोग्राफी में। तो इंडियन जियोग्राफी हम स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है। एक बार पढ़ लेना अच्छे से, जो मैं पढ़ा रहा हूँ अगर अभी एक बार आपने अच्छे से पढ़ लिया, इतनी गारंटी दे रहा हूँ दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इतना शानदार तरीके से पढ़ाऊँगा आपको इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, तो आपको हैंड टू हैंड याद होती जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अब किससे, इंडियन जियोग्राफी या इंडिया जियोग्राफी। इंडिया जियोग्राफी। अब इंडिया जियोग्राफी की बात करें तो सबसे पहली चीज बात आती है, भारत का भूगोल है ना, अपन हिंदी में देखें तो भारत का भूगोल। अब भारत के भूगोल का बात आती है तो सबसे पहले नाम आता है हमारा क्या, इंडिया। हमारी कंट्री यही है इंडिया। अब इंडिया हमारी कंट्री है। अब विश्व को जानते हो, विश्व कहाँ है, एक गोला है विश्व, एक गोले तो बोलते हैं हम कि विश्व का जो नक्शा देखते हैं हम इसमें देखते हैं, एक गोले से हम देखते हैं पूरा विश्व के एक गोला है। अब इस गोले के अंदर हमारा भारत है कहाँ पे, पूरा विश्व एक गोला है। अब एक बोलते हैं हम हमारी जो पृथ्वी है, जो हमारी पृथ्वी हो गई है, हम बोलते हैं पृथ्वी गोल है। अब पृथ्वी गोल थोड़ी है, पृथ्वी आपको पता है ये तो चपटी है या अंडाकार है। पर जो हमारा ग्लोब है, जो हमारा ग्लोब में हमारी क्या होगी, ये क्या हमारा ग्लोब में हमारी पृथ्वी को गोल दर्शाया गया है। वैसे हमारी पृथ्वी का आकार चपटा और अंडाकार है, पर ग्लोब में क्या दर्शाया गया है, हमारा ग्लोब में हमारी पृथ्वी को गोल दर्शाया गया है। वैसे हमारी पृथ्वी का आकार जो है चपटा और अंडाकार होता है। पृथ्वी का आकार क्या होता है, चपटा और अंडाकार होता है। अब इस
में हमारा भारत कहाँ पे, हम पता कैसे लगाएं कि हमारा भारत है कहाँ पे। हमारे पास क्या है, सपोज दैट मैं यहाँ पे हूँ या कोई यहाँ पे, 3 लोग हैं। अब 3 लोग इस, मैंने दर्शा दिया कि इसमें ग्लोब में 3 लोग हैं ये। अब 3 लोगों की स्थिति है क्या, तो हम कैसे पता लगाएंगे, तो हम सिंपल पता लगा नहीं सकते। अब कुछ भी नहीं है हमारे पास, अक्षांश भी नहीं है, देशांश भी रेखा नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल खाली मैप दे दिया आपको और ये बोल दिया कि ये स्थिति बताओ, तो हमें कुछ है ही नहीं, बना ही नहीं है कुछ। उससे पहले खाली जगह है ओनली, ना कोई अक्षांश रेखा है, ना देशांतर रेखा है, कुछ नहीं है। हमें सिंपल ये दे दिया, आप बता पाओगे कि हम कहाँ पे हैं। हम बता पाएंगे, मोबाइल लेंगे, मोबाइल में लोकेशन ट्रैक करेंगे कि अक्षांश रेखा ये है, देशांतर रेखा की है, तो इससे हम इसका पता लगा पाएंगे कि ये हमारी स्थिति क्या है। हम अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, इंडिया में कहाँ पे हैं, कहाँ पे नहीं है, इसका पता कैसे लगा पाएंगे हम, अक्षांश और देशांतर रेखाओं से। तो आज के टॉपिक में हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में जानेंगे। अक्षांश और देशांतर। अब ये अक्षांश और देशांतर क्या होता है? अक्षांश और देशांतर वो रेखा होती हैं जिससे हम किसी भी देश या वस्तु की हम स्थिति या अवस्थिति का पता लगाते हैं। स्थिति या अवस्थिति। अब बात आई, मैंने बोला स्थिति और एक बोला अवस्थिति, दोनों में अंतर है। अवस्थिति मतलब अक्षांश और देशांतर रेखाओं से हम वस्तु की अवस्थिति और अवस्थिति का पता लगाते हैं। अवस्थिति मतलब वो वस्तु कहाँ पे मौजूद है, किस कोने में। अगर हमारा भारत है तो भारत वो किस कोने में, कहाँ पे नहीं है, वो स्थिति कहाँ पे मौजूद है, कहाँ पर मौजूद है। इससे क्या होता है, अवस्थिति होती है। यानी कोई वस्तु कहाँ पे मौजूद है उसे बोलते हैं हम स्थिति। और स्थिति क्या होती है, उसका संबंध उस चीज़ से कैसा है, मतलब हमारे इंडिया का चाइना से संबंध कैसा है या किस तरीके से संबंध है। स्थिति का मतलब होता है किस चीज़ से संबंधित है, यानी संबंध उसका कैसा है। तो अब हम जानेंगे कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं और देशांश रेखाएं क्या होती हैं, क्योंकि हमें किसी भी चीज़ में या ग्लोब में हमारी स्थिति का पता लगाना है तो हमें सबसे पहले अक्षांश और देशांश रेखाएं पढ़नी पड़ेगी। विदाउट अक्षांश और देशांश रेखाएं पढ़े हुए आप कभी भी हमारी स्थिति का पता नहीं लगा सकते। आज मैं खड़ा हूँ तो मेरा भी कुछ अक्षांश और देशांश रेखाओं के अंडर में मेरी स्थिति का पता लगेगा। तो अक्षांश और देशांश रेखा मेन चीज़ें इंडियन ज्योग्राफी में हमारी स्थिति का, अवस्थिति का पता लगाने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं अक्षांश और देशांश रेखाओं से। पहली चीज, एक चीज देखते हैं हम, ये क्या है, हमारी पृथ्वी। अब पृथ्वी में आपने देखा होगा बीचों बीच से मैंने क्या कर दिया, एक लाइन खींच दी, इसको 2 भागों में बांट दिया, बीचों बीच से मैंने एक लाइन खींच दी। इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री लाइन, 0 डिग्री, यानी मैंने इसको भेज दिया 0 डिग्री, या इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। ये क्या होगा, 0 डिग्री या भूमध्य रेखा। अब सीधी लाइन होती है और एक लाइन होती है ऐसे करके, यानी ये क्या होता है, ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। मतलब ये होता है आपका पूर्व, ये होता है आपका पश्चिम, ये क्या होता है उत्तर, और ये क्या होता है आपका दक्षिण। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। एक रेखा होती है हमारी कहाँ से, पश्चिम से लेकर पूर्व तक, ये वाली रेखा, यानी पश्चिम से पूर्व वाली रेखा। और एक होती है आपकी उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण। एक होती है पश्चिम से पूर्व, एक होती है उत्तर से दक्षिण। जो पश्चिम से पूर्व रेखा होती है, पश्चिम से पूर्व के लिए, इससे बोलते हैं हम अक्षांश रेखा। और जो होती है उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, इसको बोलते हैं देशांतर रेखा।
यार इंग्लिश में नाम लिखूँ तो इसको होता है लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड लाइन, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड लाइन, लैटिट्यूड लाइन। पश्चिम से पूर्व तक जो रेखा गई उसे बोलेंगे हम अक्षांश रेखा। जो रेखाएं जाएंगी, ठीक है, और उत्तर से जो दक्षिण की ओर रेखाएं जाएंगी उन्हें क्या बोलेंगे हम, देशांतर रेखाएं, ठीक है। पश्चिम से पूर्व की ओर अक्षांश रेखाएं, उत्तर से दक्षिण की ओर देशांतर रेखाएं, ठीक है। और जो रेखा पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है 0 डिग्री से, वो मध्य रेखा होती है। अब अक्षांश रेखाओं की बात करें हम, अक्षांश रेखा हम बात करें अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा क्या होती है, ऐसे होती है, पूरी पृथ्वी पर होती है, ये अक्षांश रेखा हुई। अक्षांश रेखा पूरी पृथ्वी पर ऐसे होंगी, ये अक्षांश रेखा हुई, ठीक है। अब देशांतर वो अक्षांश रेखा होंगे, ठीक है, ये अक्षांश रेखा है। ये बीच वाली होती है आपकी भूमध्य रेखा, इसके जस्ट ऊपर सभी लाइन, यानी बहुत सारी लाइनें होती हैं इसमें। बताऊंगा आपको कितनी लाइनें होती है, कितनी नहीं होती, सारी बताऊंगा मैं, ठीक है। कितनी लाइनें होती है, ये ऊपर कितनी होती है, नीचे कितनी होती है, सारी लाइनें मैं आपको भी आगे बताऊंगा थोड़ी, ठीक है। ये कौन सी हो गई सारी लाइनें, अक्षांश रेखाएं। और ये कौन सी हो गई, ऐसे जो लाइनें आती हैं, इधर से ये आ गई, 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 ऐसे जो खड़ी लाइनें होती हैं उससे क्या होते हैं, देशांतर रेखा। जो लेटी हुई लाइन है, जो लेटी हुई लाइन है उन्हें क्या बोलेंगे, अक्षांश रेखा। जो खड़ी हुई लाइन है उन्हें क्या बोलेंगे, देशांतर रेखाएं, ठीक है। अब इस पृथ्वी पे 2 लाइनें और होती हैं, एक तो ये होती है यहाँ पे, एक ये होती है, इसको बोलते हैं आप कर्क रेखा, इसको बोलते हैं आप मकर रेखा, ठीक है। अक्षांश और देशांतर रेखा आपको पता लगी कि अक्षांश रेखा रेखाएं क्या होती हैं और देशांतर रेखा क्या होती हैं, ये सबको आप क्लियर हो गया होगा अक्षांश रेखा कौन सी होती है। जो रेखाएं लेटी हुई हैं वो अक्षांश रेखाएं, या इसको बोलेंगे लैटिट्यूड लाइन। जो लाइनें खड़ी हुई हैं उसमें क्या बोलेंगे, देशांतर रेखाएं। यानी जो लाइनें खड़ी हुई हैं उन्हें देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड लाइन। इतना समझ में आ गया होगा आपको, नॉर्मल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं हम। ये तो आपको अक्षांश देशांतर रेखाओं के बारे में ओनली मैंने आपको बेसिक मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, हम पढ़ेंगे अक्षांश रेखाएं क्या होती है ओनली। जो अक्षांश रेखाएं होती क्या है, जैसे अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं हम। अब अक्षांश रेखाओं की बात करें तो हम पहले एक चीज़ बनाते हैं, ग्लोब बनाते हैं, ग्लोब बनाते हैं। अब मैंने ग्लोब बनाया। अब ग्लोब बनाने के बाद क्या हुआ, एक 0 डिग्री लाइन जाएगी कि नहीं जाएगी, 0 डिग्री, इसे क्या बोलोगे आप, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है। 0 डिग्री जाएगी, आज को क्या बोलोगे, भूमध्य रेखा। अब यहाँ पे क्या होता है अक्षांश रेखाओं में, हर एक अक्षांश रेखा 1 डिग्री पे होती है। हर एक अक्षांश रेखा 1 डिग्री पे होती है, यानी कितनी है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, टोटल कितनी होती है यहाँ पे अक्षांश रेखा गिनते हैं अपन। देखो 89 ऊपर होती है, यहाँ से 1 डिग्री पे आपने पढ़ा होगा ना, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये कितनी हो गई टोटल 89 यहाँ पर हो जाती है। कितनी हो जाती है, 89 यहाँ ऊपर हो जाती है। टोटल कितनी गिनती है, 89 ऊपर हो जाती है और 89 नीचे हो जाती है। तो कितनी हो गई, 178 हो गई कि नहीं हो गई, 178 हो गई। 89 ऊपर 89 नीचे 178 हो गई। अब देखो यहाँ पर भी तो रेखा टच करेगी, अरे यहाँ पे भी टच करेगी, टच करेगी नहीं करेगी, तो यहाँ पे टच करेगी, यहाँ पे टच करेगी, तो 2 ये रेखा नहीं मानी जाएगी, ये बिंदु माना जाएगा। तो 2 यहाँ पे मानी जाती है, 89 ऊपर 89 नीचे, पर एक बिंदु पे एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2 यहाँ पे मानी जाती हैं। प्लस हमने 0 डिग्री तो गिनी नहीं, एक डिवाइड करने वाली, प्लस 1, तो कितने हो गए, 180 प्लस का 1 यानी 181।
आपकी क्या होती हैं, आपकी 181 क्या होती हैं आपकी अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखा क्या होती है आपकी 181, पूरी मिला के आपकी कितनी हो गई 181 आपकी अक्षांश रेखाएं हो चुकी हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम। देखो इसमें और आगे चलते हैं, इसमें और आगे चलते हैं, अभी अक्षांश रेखा ही पढ़ेंगे अपन। ठीक है, अब जैसे कि ये है हमारा क्या था, ग्लोब था। अब ग्लोब में क्या हुआ, 0 डिग्री है, ग्लोब था 0 डिग्री आ गया। अब 0 डिग्री यहाँ पे दो रेखाएं होती हैं जो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा होती हैं। कौन सी, एक यहाँ पे होती है, एक यहाँ पे होती है। ठीक है, एक यहाँ पे होती है, एक यहाँ पे होती है। इसको बोलते हैं हम, अच्छे से पढ़ लेना, भूमध्य रेखा। अच्छे से ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, और इसको बोलते हैं आप कर्क रेखा, और इसको बोलते हैं आप मकर रेखा। ये क्या हो गई बीच वाली भूमध्य रेखा, इक्वेटर जिसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं कर्क रेखा, इसको बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, ये आपकी लाइन हो गई। अब एक चीज, कर्क रेखा ये सब क्या है है तो अक्षांश रेखा ही है, सीधी लेटी हुई लाइन है तो अक्षांश रेखा ही। ये क्या होता है, जो भूमध्य रेखा से 0 डिग्री से ये कितने डिग्री होती है, 23.5 डिग्री ऊपर होती है, ये भी 23.5 डिग्री नीचे होती है। एक होती है 23.5 डिग्री ऊपर, एक होती है 23.5 डिग्री नीचे। जो 23.5 डिग्री ऊपर होती है उसे बोलते हैं कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री नीचे होती है उसे बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बनता है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच दूरी कितनी होती है, दूरी भी तो होगी ना, कितनी दूरी होगी, तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच दूरी कितनी होगी, दो अक्षांश रेखाओं के बीच हमेशा दूरी होती है 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, यानी 181 आपकी अक्षांश रेखाएं, तो हर एक अक्षांश रेखा के बीच दूरी कितनी है 181 किलोमीटर, यानी 111 किलोमीटर। यहाँ कितना है 111 किलोमीटर, ये कितनी है 111 किलोमीटर। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान देना, बहुत सारी चीज़, अगर मैंने बोला हमारी जो पृथ्वी है, मैंने एक चीज़ बोली, हमारी जो पृथ्वी है एक बॉल होती है, ऐसी एक पृथ्वी है। अगर पृथ्वी एक जगह रखी है और उसको जो घुमाया जाए तो वो एक चक्कर कितने दिन में पूरा करती है, एक चक्कर कितने दिन में पूरा करती है, कितने दिन में पूरा करती है, एक चक्कर आपकी 24 घंटे पूरा कर लेती है। पृथ्वी अपना एक चक्कर 24 घंटे पूरा कर लेती है, यानी उसने एक चक्कर 24 घंटे पूरा कर लिया, इतना सबको पता है। यानी अपनी धुरी पर घूमा और 24 घंटे में उसने अपना एक चक्कर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, पृथ्वी ने क्या किया, 24 घंटे में अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा कर लिया। अब क्या हुआ, सपोज दैट सूरज यहाँ पे मध्य रेखा, सूरज है, ठीक है, सूरज है। अच्छा, अब सूरज यहाँ पे, अब पृथ्वी आपको पता होगा जब सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य मान लो कोई, तो सूर्य का चारों चक्कर लगाती है, तो सूर्य का चारों चक्कर लगाएगी, तो सूर्य का चारों कितने दिनों चक्कर लगाती है पृथ्वी, 365 दिन और 6 घंटे। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर 300, अभी मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सारी चीज़ें बताऊंगा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने 365 दिन 6 घंटे पूरा करती है, और आपने तो पढ़ा 365 दिन में पूरा करती है, एक साल 365 दिन होते कि नहीं होते। ये 6 घंटे एक्स्ट्रा या नहीं है, आपने 365 दिन पढ़ा है पर 6 घंटे एक्स्ट्रा या नहीं है। अब 6 घंटे एक्स्ट्रा है तो एक साल में 6 घंटे एक्स्ट्रा, एक साल में 6 घंटे एक्स्ट्रा, तो 4 साल में कितना 24 घंटे एक्स्ट्रा होगा कि नहीं होगा। मतलब एक साल में 6 घंटे ज़्यादा तय कर रही है, तो 4 साल में कितने घंटे तय करे, 24 घंटे ज़्यादा तय करा। और 24 घंटे ज़्यादा तय करा हर 4 साल में, तभी तो फरवरी आपकी 29 की होती है।
यानी हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है। आप सभी को पता है हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है। क्यों आता है? क्योंकि पृथ्वी ये 6 घंटे एक्स्ट्रा करती है, तो उस टाइम पे जो फरवरी क्या हो जाती है, 29 की हो जाती है। तो ये हम बोलते हैं कि हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर आपका आता है। यानी क्या 6 घंटे की वजह से हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है। अब जो समझाने की चीज़ है इसमें वो समझाता हूँ आपको। पृथ्वी सूर्य के चक्कर में लगा रही है चारों ओर। जब सूर्य, आपने दिन में देखा होगा कि सूरज है हमारे सिर पर आ जाता है, सिर पर आएगा तो परछाई कहीं और नहीं बनेगी, हमारे नीचे बनती है। परछाई नहीं बनती, कहीं परछाई दिखती भी नहीं है। या सूर्य ऊपर होगा तो परछाई दिखेगी नहीं हमारी। अब इसी तरीके से अगर पृथ्वी, इस सूर्य, जब पृथ्वी घूमती है, जब इसके लंबवत आया, समांतर आया था, सॉरी, जब कर्क रेखा के समांतर, जब कर्क रेखा के समांतर सूर्य आता है, जब कर्क रेखा के समांतर सूर्य आता है, यहाँ पे आगे समांतर, इसके समांतर आता है, ये क्या होता है? नॉर्थ पोल। और ये क्या होता है? साउथ पोल। ये होता है नॉर्थ पोल, ये होता है आपका साउथ पोल। यानी ये होता है उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, और ये होता है दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी। जब सूर्य कर्क रेखा के समांतर आएगा, आएगा या नहीं आएगा? जब कर्क सूर्य रेखा भूमध्य रेखा के चारों ओर घूम रही है, सॉरी, सूर्य के मतलब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, तब क्या होगा? सूर्य एक टाइम पे क्या होगा? कर्क रेखा के समांतर आएगा। जब वो कर्क रेखा के समांतर आता है, एक चीज और याद रखना, सूर्य हमेशा यहां से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, बस। इसके अलावा सूर्य यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं जाता। इस यहाँ से लेके इस एरिया के कर्क रेखा से ऊपर सूर्य नहीं जाता, मकर रेखा से नीचे नहीं जाता। सूर्य रहता है अपना कर्क रेखा इसके बीच में रहता है हमेशा। जब सूर्य कर्क रेखा के ऊपर जाता है, कर्क रेखा के समांतर जाता है, इसके समांतर, यानी परछाई ना पड़े, यानी इसके समांतर गया, तब क्या होता है? उत्तरी ध्रुव है। अब आपने सुना होगा कई बार कि जो ध्रुव होते हैं, ध्रुव, उनमें 6 महीने दिन होता है, 6 महीने रात होती है हमेशा। जब हमारा जो सूर्य कर्क रेखा पर जाता है, तब क्या होता है? यहाँ पे आ गया सूर्य, तब क्या होगा? जो प्रकाश देगा इधर की साइड, कर्क रेखा पर गया तो प्रकाश इधर की साइड देगा, तो इस साइड क्या हो जाता है? पूरा अंधेरा हो जाता है। यानी जब सूर्य कर्क रेखा पर जाता है तब उत्तरी ध्रुव पर उजाला, और जब मकर रेखा पर जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा? अंधेरा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। यानी आपसे मैं बोलूँ कि जब सूर्य कर्क रेखा के लंबवत होगा, अब सुनना बातों को, जब सूर्य कर्क रेखा के लंबवत होगा, उस समय पर जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव पर दिन होगा, दिन होगा, ठीक है। और यहाँ पर दक्षिणी पोल पे क्या होगा? रात होगी। जब मकर रेखा पर आएगा तो क्या होगा? मकर रेखा पर आएगा तो साउथ दक्षिण ध्रुव में क्या होगा? दिन होगा, और उत्तरी ध्रुव पर क्या होगा? रात इसमें होगी। ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा नॉर्मल, ठीक है। अब चलते इसमें आगे समझाता है इसमें। अब एक चीज और बताता हूँ आपको, इसमें एक चीज और बताता हूँ आपको। ये क्या था आपका? इक्वेटर, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है। और ये क्या थी? 23.5 डिग्री पर, ये क्या आती है आपकी? कर्क रेखा। और ये क्या आती है आपकी? मकर। सबको पता लगा ये कर्क रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, ये मकर रेखा है, सबको पता है सारी चीज़ें। और ये 23.5 डिग्री ऊपर, 23.5 डिग्री ये नीचे, ठीक है। और दोनों के बीच में डिफरेंस कितने होता है? दो लाइनों के बीच में, दो अच्छाई रेखाओं के बीच में 111 डिग्री का डिफरेंस होता है। इस सब आपको मैंने बता दिया। जब सूर्य कर्क रेखा के लंबवत आता है, उस टाइम पर क्या होता है? क्या होता है? दिन बड़े होते हैं। यानी जब सूर्य कर्क रेखा के
समांतर आएगा तो उस टाइम पर दिन बड़े होते हैं। यानी हमारा दिन 21 जून को क्या होता है, दिन बड़ा होता है। 21 जून को दिन बड़ा होता है और 21 जून को दिन बड़ा हो गया, ठीक है। अब 21 जून को आप याद कैसे रखोगे 21 जून को दिन बड़ा होता है? 21 जून को आपका योगा दिवस ही मनाया जाता है। 21 जून को आपका योगा दिवस भी बनाया जाता है। और ये कैसा करंट का क्वेश्चन है कि 2019 में 5वां योग दिवस मनाया गया था। यानी मोदी जी ने 2019 में 5वां योग दिवस मनाया गया था, ठीक है, दिवस मनाया गया था। 2019 में कौन सा 5वां योग दिवस, इसका करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। अब कर्क रेखा की मैं बात करूं आपसे, ये लिख लिया आपने, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब एक चीज बात करता हूँ कि दिन होता है दिन, मैंने बोला कर्क रेखा पर जब जाती है तो आपका दिन बड़ा होता है। दिन बड़ा होता है तो दिन कितने का होता है? आपका जो दिन होता है 13 घंटे 10 मिनट का आपका क्या होता है? दिन होता है, ठीक है। 13 घंटे 10 मिनट का आपका क्या हो गया? दिन होता है। अब दिन 10 मिनट का हो गया तो बचे कितने? तो रात कितने की होगी? 10 घंटे और 50 मिनट। 10 घंटे 50 मिनट की क्या होगी? आपकी रात होगी, सीधी सी बात है। 10 घंटे 50 मिनट की आपकी रात हो गई। यानी 21 जून के दिन 13 घंटे 10 मिनट का क्या हो गया? आपका दिन हो गया। और 10 घंटे 50 मिनट का क्या हो गया? आपका रात हो गई, ठीक है। ये क्या होगा? कर्क रेखा पर, ठीक है। ये क्या आ गया आपका? कर्क रेखा पर। अब बात करते हैं मकर रेखा की। अभी लिख लिया होगा आपने सबने। मकर रेखा। अब बात करें मकर रेखा की। मकर रेखा हम सिंपल सी एक चीज आपको याद होगी कि 25 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? 25 दिसंबर को क्या मनाते हैं हम बड़े दिन मनाते हैं। 25 दिसंबर को क्या होता है कि बड़े दिन हो गए। अब बड़े दिन हम क्यों मनाते हैं 25 दिसंबर को? ये जो अपना कैलेंडर है वो मॉडर्न कैलेंडर है। मॉडर्न कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम 25 दिसंबर को क्या मनाते हैं? हम 25 दिसंबर को बड़े दिन इसे मनाते हैं, ठीक है। और नॉर्मली आज की क्लास में हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। बाकी मकर रेखा में थोड़ा बहुत चीज़ें आपको कल की क्लास में मैं बताऊंगा। तो आज की क्लास में हमने सिंपल सी चीज़ें जानी, वो चीज़ एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या जाना। आज की क्लास में मैंने बताया आपको कि आपका भूगोल क्या होता है, अपने देश की स्थिति या अभिस्थिति का पता कैसे लगाते हैं हम, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, और 179 होती हैं, 181 होती हैं, कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं, सारी चीज़ हमने धीरे धीरे करके डिस्कस की। बाकी कल हम क्लास स्टार्ट होने से पहले इसका रिवीजन फिर कर लेंगे। तो क्लास शानदार होने वाली है, तो क्लास में बने रहना। अगर बने रहोगे तो आपको अच्छे से अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो थैंक यू एंड